सियासत जुर्म, नाइंसाफी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालेगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मीटिंग के साथ जनाब लल्लू किराना साहब और हैदराबाद से आए हुए हमारे मेहमान फराज सज्जाद साहब और सैयद हसन अली साहब और मंच पे बैठे हुए तमामी हजरात, मेरे दोस्त अहबाब, इधर बैठे हुए मेरे माँ बहनें और दोस्त अहबाब। आज रमज़ानपुरा वार्ड के अंदर इलेक्शन का जो वक्त है ये 9 साल के बाद आए हैं और 9 साल तक के रमज़ानपुरे के अंदर समाजवादी पार्टी जो कल जनता दल थी, इनका कोई शख्स एक पत्थर डालने के लिए नहीं आता था। मगर जैसे ही इलेक्शन आया, इन्होंने पक्का वार्ड छोड़ के कच्चे वार्ड के अंदर आने का चचन करना शुरू कर दिया। हम अगर पक्का वार्ड जाके देखते हैं, अगर पक्के वार्ड की वहां की संडास जाके देखते हैं, इनके 9 साल इक़्तिदार के अंदर वो संडास कच्चे वार्ड के गटर के नाले से भी बदतर है। ऐसे लोग हमारे वार्ड के अंदर उम्मीदवारी करने आ रहे हैं। जनाब शानहीन मोहतरमा की बात मैं कर रहा हूँ। ये मैडम का मामला ऐसा है कि वार्ड में ये जहां से इलेक्शन लड़ती है वो कभी जाती नहीं है और इनके हवारी मावारियों के जरिए वो बोलती है कि हमारे आदमी आते हैं, जबकि वो भी वहां पहुंचते नहीं है। सुबह के अंदर जब औरतें सो के उठती है, ये मोहतरम उस वक्त सोती है और जब औरतों का सोने का वक्त होता है तो ये उठती है। ये क्या हमारे वार्ड का विकास कर सकती है क्या? रमजानपुरे के अंदर ये कोई काम कर सकती है क्या? ये लोगों को कोई फिक्र नहीं है हमारे एरिए की। और जिस पार्टी के साथ इन्होंने पैक्ट किया है, जो आज इस्लाम पार्टी के नाम से गैर इस्लाम तरीका इस्तेमाल कर रही है, वो पार्टी ने जो इनको पैक्ट किया है, ये हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहती है। जबकि रमजानपुरा वार्ड के अंदर बेहतरीन लोग थे जो इस वार्ड से इलेक्शन लड़ते और चुन के भी आते, मगर उन्होंने नजरअंदाज सिर्फ इसलिए किया कि मालेगांव शहर और आउटर ये लोगों ने ये फर्क किया कि यार जो लोग सेंट्रल के हैं उनको यहाँ टिकट दो और वो उधर काम करे नहीं करे, हमारी वोट नहीं है। अगर चुन के आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका हाथ मजबूत होगा। मगर रमजानपुरा बदहाल और बेकार बेतरीके से रहेगा, इस बात पर उनकी कोई तवज्जो नहीं है। हम लोगों ने ये चीज महसूस की रमजानपुरा वार्ड के लिए कि अगर ये रमजानपुरे के लोगों को टिकट देते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे, और नहीं देते हैं तो फिर जो शख्स रमजानपुरे के लोगों को टिकट देगा हम उसके साथ रहेंगे। रमजानपुरे वार्ड के लिए मेरी सबसे पहली पसंद मुन्ना मेंबर थी। वजूहत ये उसकी कि वो शख्स ऐसा है, कभी भी मेंबर नहीं रहा, मेंबर ही 2012 के अंदर आ रहा, मगर उस वक्त से वार्ड के अंदर वो रोड गटर ये वो ठेके के हिसाब से लाता रहा और लोगों का काम करता रहा। वो अगर चाह होता तो रमजानपुरा छोड़ के भी काम करता, मगर कहीं ना कहीं उसको मोहब्बत अपने एरिया से है, इसलिए वो कोई भी काम लाता और इसी वार्ड में डालता। तो मैं उसको वो चिड़िया समझता हूँ जो देखती हुई आग के अंदर मुंह में थोड़ा पानी ला के डालती मगर डालती है। मगर उस शख्स के साथ आखिरी वक्त तक धोखा दिया गया। मुझे इस चीज का इल्म था, दूरअंदेशी का इल्म था कि उसको आखिरी वक्त पे आखिरी मुकाम पे धोखा दिया जाएगा। मैंने मुन्ना को बोला भी, मगर देखो एक भरोसा होता है, वो उनके साथ 12-15 साल से रहा, उसका भरोसा पक्का था, उसका यकीन पक्का था, मगर उसको नजरअंदाज करने का मकसद उनका सिर्फ ये था कि वार्ड का आदमी काम करने वाला नहीं होना। क्योंकि शानहीन मोहतरमा और उसका जो हस्बैंड है मुस्तकीम डिग्निटी, जो डकैती के नाम से जाना जाता है, ये लोगों की सोच है कि काम करके कोई चुन के नहीं आता, तो काम करने वाले शख्स को इन्होंने टिकट दिया ही नहीं। और हमको ये समझा, हम लोगों ने 4 कैंडिडेट ऐसे साथ में रखे, जैसे फारूक भाई है,
हमारे ये वार्ड के अंदर रहते हैं, इनका कारोबार है मगर मेंबर नहीं है, मगर करोड़ों रुपए का इन्होंने काम कर दिया। ये काम जिस रोड पर हम लोग खड़े हैं, ये रोड सबसे पहले जो हार्ड मिक्स से बनी थी डाबर की, ये भी फरोख भाई ने बनाई थी 2017 में। उसके बाद इसके ऊपर दूसरी रोड बनी है। मतलब कि ये कि काम करने का जो तरीका उनके अंदर है, कुछ ना करते हुए उनके अपने रमजानपुरा वार्ड के लिए शादी हॉल मंजूर कराया है, जिसकी बजट की भी उनकी जद्दोजहद चालू है। हमारे मोहसिन भाई ऐसे नगर पट्टे से, इनके भी काम करना सोशल वर्किंग इनकी वालदा की बहुत ज्यादा है, क्योंकि सोशल फील्ड के अंदर मैं 9-10 साल से उन्हें देख रहा हूँ कि हर जगह टकराते हो। किसी की डिलीवरी का मामला हो, रोड का मामला हो, किसी गटर का मामला हो, कुछ शराबी लोगों के मामले में कोई बात हो, ये हमेशा ये औरत चलती रहती है। इसलिए मोहसिन भाई को हमने, वो मोहसिन भाई लेडीज टिकट मांग रहे थे, हमने उसको जेल से किया कि तू आ, तू वार्ड का काम काज करेगा, तेरी वालदा नहीं कर सकती, तू कर। हमारे साथ में शकील भाई किराने वाली की अहलिया है, वो सभी जानते हैं कि रमजानपुरा वार्ड के अंदर कितनी भी रात को उनको घर बुलाया जाए तो वो उठ के आ जाती है। और शकील भाई खुद गाड़ी चला के ले जाते हैं। वो दवा खाने का मामला हो, पुलिस स्टेशन का मामला हो, कोर्ट कचहरी हो, किसी का नल बंद हो गया, कहीं पैप फूट गया, ये सारे काम करने वाले लोग हैं और बिला मुफात काम करते हैं, बिला मुफात काम करने वाले लोग हैं ये। अगर हम लोग सूझबूझ से, समझ से और इनके झांसे में ना आते हुए, इनकी गैर इस्लाम पार्टी के झांसे में ना आते हुए, अगर हम लोगों ने रमजानपुरे वार्ड के अंदर ये पैनल को निकालते हैं और मजबूती देते हैं, तो यकीन मानो जिस तरीके से मैंने इस वार्ड को सजाने की हर मुमकिन कोशिश की है, रमजानपुरे का हर एरिया सुधर जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने वादा किया कि जो काम करेंगे चारों मिलकर करेंगे, और ये इतना अल्लाह हमेशा बनाए रखें। आज हमारे बीच में हैदराबाद से आए हुए मेहमान हैं। रमजानपुरे के ताल्लुक से हमें कुछ वाकफियत नहीं है, क्योंकि रमजानपुरा उतर के रही है। ये जब भी आए, 2014 से आ रहे हैं यहाँ पे, ये सेंट्रल में आते हैं, सेंट्रल का काम देखते हैं। जब ये लोग रमजानपुरा वार्ड घूम रहे तो इतना कच्चा एरिया देख के बहुत हैरत हो रही है। कारोबारी एरिया, चारों उम्मीदवार यहाँ चुन के आए, मुसलमान उम्मीदवार थे, उसके बावजूद इधर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सरपरस्ती मुस्लिम डिग्निटी की थी। हम लोगों ने उसी वक्त 2.5 साल उनके साथ रह के, जब वार्ड का काम नहीं हुआ तो हम लोगों ने शेख रशीद साहब से मुआहदा किया कि हम तुम्हारी महापौर के अंदर मदद करेंगे, तुम वार्ड में काम देंगे क्या। वो आदमी ने हमसे वादा लिया और वादा के बाद उसने बजट दिया। लेकिन आज जो शख्स उनके जाने के बाद पार्टी का जिम्मेदार बना है, वो किसी का फोन तक नहीं उठाता। वो क्या जवान वार्ड का काम करेगा। 2 दिन पहले मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर वो जिम्मेदारी लेते हैं क्या रमजानपुरे वार्ड की जिम्मेदारी मेरी। अबे भैया, तू फोन नहीं उठाता मेंबरों का, आम पब्लिक का क्या काम करेंगे। शेख आसिफ साहब की बात कर रहा हूं मैं, जो मेंबरों का फोन नहीं उठाते और 2-2 महीना 4-4 महीना उनके हवारी मावारी बाजू में फोन लगाओ, हवाला टपाला, तो वो भी फोन नहीं उठता। पहले उनको भी मालूम रहता है किसको टालना है किसको नहीं टालना है, काम करना ही नहीं है। सिर्फ सचन, SIR का सचन, डिफेंस कमेटी का सचन, ये सचन करके लोगों को परेशान करना चाहते हैं। जन्म दाखिले के ताल्लुक से अगर वाकई में ईमानदार होते तो जिस दिन ये मामला उठा था उस दिन हाईकोर्ट चले जाते, दूसरे दिन स्टे आ जाता। मगर इसके ऊपर इन लोगों को छचन करना था, और छचन करते हुए ना जाने कितने बेगुनाह बेचारे जेल के अंदर सजा काटे, जेल के अंदर जाकर रुके। कुछ महिलाएं, कुछ औरतें वहां सजा काटी, जबकि ये लोगों को सब समझता है। ये खुद बोलते हैं इन्हें कानून समझता है। अगर इनको कानून समझता है तो ये लोग हाईकोर्ट उसी दिन क्यों नहीं गए स्टे के लिए। ये लोगों ने खुद ये जाल बिछाया है, कुएं में ये खुद डाल रहे हैं, बाद में बोलते हैं हम रस्सी दे रहे। अबे भैया, काय को रस्सी दे रहा, उतरना, कुआं पाट देते ना फोन। तू हाईकोर्ट जाते ये लोग तो कुआं पड़ जाता। मगर ऐसा है कि शहर के अंदर इनको बताने के कोई काम नहीं है, इसलिए ये छचन, ये तरीका वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। शान हिंद इधर आती है, कहती है मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरे को तो कैसे पढ़ी भी नहीं दिखती और लिखी भी दिखती, पढ़ेली दिखती। और अभी उसको पढ़ा के छुट्टी करो, एक चक्कर पड़ जाएंगी तो सब सीधा हो जाएगा। ये बोलती भाई हमारा मुकाबला बीजेपी से है, तो इधर घास छीलने की हुई। 2 नंबर में लड़ रही थी, भाजपा के कैंडिडेट है उधर है ना, 2 नंबर में मुसलमानों की तादाद भी है।
और हमारे हिंदू भाइयों की तादाद भी है। तुम्हारा मुकाबला भाजपा से है, 2 नंबर में लड़ लेती, हमारे को क्यों परेशान करने आई? हमारी माँ बहने यहाँ पे जिस वक्त के अंदर गटर का खड्डा बना के जो फेंकती थी, उस वक्त कहाँ गायब थी ये? हम लोग जो ये गटर ये रोड बनाए उस वक्त कहाँ गायब थी ये? क्यों नहीं आई? यानी इतनी जिम्मेदारी, ये वो बड़ी माँ होती थी, जो बूढ़ी औरत होती थी, वो गड्ढा जब तक जुम्मों को फेंकती नहीं थी तो नहाती नहीं थी। यानी पूरा घर नमाज पढ़ने जाता तो बेचारी बैठी रहती थी। ये वो एरिया था अपना। और वो वक्त के अंदर 2017 के अंदर जब ये सीट निकली, उन्हीं के नेतृत्व में चलने की बात थी। मुफ्ती साहब ने उन्हीं पर भरोसा किया, और उनको क्या पता क्या नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। अब वो आएंगे तो हम उनसे भी पूछेंगे। हमने तो अभी उनसे वादा लिया है, रमजान पूरा विकास करेंगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने हमसे वादा किया है, बाकी बातें वो खुद करने वाले हैं। मगर सानीन साहिबा, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है उसको बताना कि 2017 से आप कहाँ थी। मैं एक बात बताता चलता हूँ कि सगीर मेंबर साहब जो हमारे हैं, ये बोलते हैं मैंने करोड़ों रुपए का काम करा। मैं बोलता हूँ तूने 200 करोड़ नहीं 500 करोड़ करा होगा, लेकिन ब्रिज भी तूने बनाया होगा, बराबर है, और बाकी उर्दू घर भी तूने बनाया होगा, आगरा रोड भी तूने बनाया होगा। अबे भैया, रमजानपुरे में क्यों नहीं आया? तेरे को हमने नदी के ऊपर तो चुन के दिए, रमजानपुरे जो चुन के दिए थे, इधर आना था, इधर काम करना था। तूने तो लेआउट वालों का काम करा, करोड़पतियों के लोड में काम डाल दिया। तूने तो पैसा कमाया ना, आवामी सेवा का है। तेरी आवामी सेवा बता। जो लेआउट वालों ने तेरे से काम कराए, वो जमीन का पैसा प्लाट की शक्ल में हासिल कर लिए, तू भी कमाया, वो भी कमाया। आवाम को फायदा क्या? गरीब बस्तियों को फायदा क्या? तुम समझ लो, ये जितने लोग हैं, जैसे हमारे जावेद भाई है, मैं बड़े बेहतरीन, मतलब मैं देखता हूँ, बचपन से मैं भी देख रहा हूँ कि उनको जब तक के वीडियो सीडियो ये सब कमाई नहीं मिलते, उनको सुकून भी नहीं मिलता। तो इनका भी दिमाग में यही है कि मैं कैसे मेंबर बनूं। अच्छा वीडियो इधर नहीं आई, वीडियो 6 नंबर में चली गई, नहीं तो अपने को तकलीफ अलग होने वाली थी। बराबर है ना? वीडियो वाले का ऐसा मामले भैया, सब पैसा चलता, अपना काम बनता, बाकी कहा जाए जनता समझ लो। हम लोगों को बहुत सूझबूझ की जरूरत है। फारूक भाई के सामने जो है, हमारे एरिया का एक बेहतरीन ऐसा शख्स है, जो मेरा ऐसा मानना है कि कभी तुम्हारे पास बैठा भी नहीं होगा, कभी तुमको ताका भी नहीं होगा इतने दिन में, लेकिन एक इलेक्शन आया तो पता नहीं क्या चुलती कुछ उड़ते गली गली घूम रहा भी। लेकिन इसका कारोबार क्या है, इसके ऊपर नजरसानी आप लोगों को करनी चाहिए। ये तुम्हारे वार्ड में आएगा ही नहीं। अगर आप लोग ये पैनल को जिम्मेदारी देते हैं, अगर आप लोग ये पैनल को चुन के लाते हैं, तो यकीन मानो ये तमाम लोग एक साथ काम करने वाले हैं, और ये लोग मुफ्ती साहब के साथ असदुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में चलने वाले हैं। ये वो शख्स ऐसा है जो मुसलमानों के लिए जी रहा है। कहीं भी देख लो, मुसलमानों के लिए यही बोल सकता है। ये कॉर्पोरेशन में क्या करेंगे SIR का? अभी SIR तेरे को वहां बोलना पड़ेगा, असेंबली में, पार्लियामेंट में, तो यहाँ लोग हैं बोलने वाले। तुम्हारे पास क्या है? मियां बीबी और आसिफ साहब के पास क्या है? ये उनके जो सदर है, जो हिंदुस्तान के सदर है, वो खुद उनके पंटर है, वो जितना बोले उतना ही करते, बाजू में बैठते। अरे मैं तो इतनी हैरत करता, एजाज उमर जो हमारे वार्ड गांव का सदर है, अरे उसको लिस्ट तक नहीं देते पढ़ने को वास्ते कि नहीं सल्ला तफसीली ना पढ़ दे वो। तो ये आलम है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, और गुरु और घमंड इतना ज्यादा ये दोनों के अंदर, उसको तोड़ने का काम रमजानपुरे की आवाम करे। इतना ही मैं बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ, और मेहमानों से का बात सुनना है, इसलिए अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम। शे नशीन पे तशरीफ़ फरमा जनाब शाहिद साहब, मोहसिन खान साहब, शमीम SK शकील साहब, शाहीन बी फ़ारूक अहमद साहब, दीगर मजलिसी क़ायदीन, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दे में सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार मारो बहनों, हज़रात, मैं हैदराबाद से आपके हलक़े में आया हूँ, शहर में आया हूँ। इंतख़ाबात का वक्त शुरू हो चुका है, सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं, और सारे के सारी जमातें आपके बीच में आ रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि अपने हक़ में आपका वोट
हासिल करने की। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है जो साल के 12 महीने आपके बीच में रहती है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे असम्बली में हो, चाहे आपके शहर में हो, चाहे आपके बल्दिया में हो। हजरात, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला मालेगांव शहर के अंदर बीजेपी से है, आरएसएस से है, विश्व हिंदू परिषद से है, बजरंग दल से है। तो आप परेशान होकर ये कहेंगे कि यहाँ पर बीजेपी नहीं इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही है। मेरी मुराद, यहाँ पर हमको परेशान करने की साजिश की जा रही है, हर तरीक़े में से बांटा जा रहा है, हर तरीक़े से हमको पीछे रखा जा रहा है। हमें से में ही एक लोगों को ख़रीद कर यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त देने की साजिश की जा रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साजिश की जा रही है और उसका नाम इस्लाम पार्टी है। हजरात, आज वक्त का तकाजा है, आपके हलकों में जो अधूरे काम है वो काम नहीं हुए हैं। 40-75 साल हुआ हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन हम जैसे के वैसे हैं, अभी तक भी वैसे हैं, क्योंकि आपने जनता दल को मौका दिया, समाजवादी पार्टी को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, कई और दूसरी जमातों को मौका दिया, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने 2014 में आई है और उसके बाद 19 में मुफ्ती साहब यहाँ से रुकन असम्बली बने हैं। ये आपका इत्तेहाद है और आपने सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत किया है। लेकिन मेरे भाई, यहाँ पर सिर्फ एमएलए से काम नहीं चलता, क्योंकि मालेगांव बहुत छोटा शहर है। मालेगांव में 2 एमएलए आते हैं और 84 कॉर्पोरेटर्स आते हैं। यहाँ की बल्दिया का बजट मालूम है आपको, 1200 करोड़ रुपए है सालाना, और 1200 करोड़ के अंदर बल्दिया के अंदर उसका आधी रकम तनख्वाहों में जाती है और खर्च में जाती है, आधा रकम बचती है। और उसके बाद बावजूद भी मालेगांव शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं जो सड़क पर ठहरा हूँ, यह सड़क ईदगाह को जाती है, लेकिन यह डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पर रास्ता खोलना है तो रास्ते को यहाँ पर बंद किया गया है। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, ना लाइट है, ना सवरेज है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर की हिदायत पर आज मुफ्ती साहब ने आज ऐवान असेंबली में हुकूमत से लड़कर झगड़कर आपके मालेगांव शहर के लिए 500 करोड़ रुपए हासिल किया है। जो ओपन ड्रेनेज है उसको बंद कर अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है। 1 साल 1.5 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला आपके गलियों में भी ओपन ड्रेनेज का काम खत्म हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारनामों पे कारनामे करेगी। आज जैसा कि मैंने देखा है, मालेगांव के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना स्कूल है, ना आपके हलके में कोई दवाखाना है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ना सड़क है, ना कुछ भी नहीं है। फिर इलेक्शन में आते हैं और कहते हैं कि हमारे ही बीच में तफरका पैदा करते हैं और आपके वोट हासिल कर फिर इंतखाबात में जीत कर हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। बताओ ये कहाँ का इंसाफ है। हैदराबाद के अंदर मैं अगर बात करूँगा, जहाँ से मैं आता हूँ, अगर मैं बयान करूँगा तो रात हो जाएगी, लेकिन कारनामे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़त्म नहीं हो गए। हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 2 दवाखाने हैं, एक 1500 बिस्तर का, एक 700 बिस्तर का। हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कई तालीमी इदारे हैं, माशी मैदान में बैंक है। क्यों तालीमी इदारे मजलिस के पास है? क्योंकि हमारी कौम को कमजोर करने की साजिश भी हैदराबाद में की गई थी, लेकिन उस वक्त के सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने, असद साहब के वालिद, वहां की उनकी दूरअंदेशी का नतीजा है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास इतने सारे तालीमी इदारे हैं। तो दूसरी तरफ माशी मैदान में अगर हम कोई कारोबार करते हैं तो हमको ब्लैक लिस्टेड बताते हैं, हमको लोन नहीं दिया जाता है। तो हैदराबाद के अंदर वैसे कारनामे हो रहे थे, तो उसको देखकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दारुसलाम बैंक कायम किया। बताओ कौन सी हिंदुस्तान के अंदर कौन सी जमात के पास इतने सारे असासजात है? किसी के पास भी नहीं है। हैदराबाद के अंदर जो दारुसलाम हेडक्वार्टर्स का नाम है, वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 11 बजे सुबह और 2:30 बजे दोपहर तक अवाम के बारे में, अवाम का मसला हल करते हैं। पूरे एमएलए बैठते हैं, कॉर्पोरेटर्स बैठते हैं, अवाम डायरेक्ट आके मिल सकती है। क्या बताओ आप आपके लोगों से यहाँ पर मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। यही
चीज बैरिस्टर साहब चाहते हैं कि आपके हलके में आकर, आपके शहर में आकर यहाँ पर जो परेशान है वो परेशानी को दूर करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ 2014 में यहाँ पर महाराष्ट्र आया था। महाराष्ट्र के हर वो चप्पे चप्पे पर अकबर साहब ने दौरा किया और रिपोर्ट पेश की सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि यहाँ के मुसलमान परेशान है, हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। हम माशी मैदान में परेशान है, नौकरी नहीं है, न सेहत के मैदान में दवाखाने नहीं है, न तालीम के मैदान में स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और 90% से ज्यादा हमारी आबादी सिर्फ मालेगांव के अंदर है, सारे महाराष्ट्र के अंदर। इसीलिए मालेगांव को बिछड़ा हुआ बनाना चाहते हैं। हमारे बीच में से खरीद कर एक जमात बनाकर एक हरा कलर करने से या इस्लाम पार्टी बनाने से नहीं होता मेरे भाई। इसके लिए कुर्बानी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने दियानतदारी, ईमानदारी के साथ काम करती हुई आ रही है। जब बैरिस्टर साहब पार्लियामेंट में ठहरते हैं तो बताओ आप, किसी कोई आवाज उठा सकता पार्लियामेंट के अंदर? कोई आवाज नहीं उठा सकता। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में ठहरते हैं तो किसी की मां नहीं जनी बैरिस्टर साहब के हाथ में डालकर कुछ कहे, या नरेंद्र मोदी कहे, या अमित शाह कहे, या राहुल गांधी कहे, कोई नहीं कह सकता। एनआरसी के दस्तावेज पेश किए नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, तो क्या हुआ मालूम है आपको? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस दस्तावेज को फाड़कर नरेंद्र मोदी के मुंह पर फेंकने की सलाहियत अगर कोई रखते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रखते हैं। आज सारे हिंदुस्तान की नजरें, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सारे हिंदुस्तान की नजरें महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इलेक्शंस पर नहीं है। कई शहरों में इलेक्शन है लेकिन मालेगांव पर है। सिर्फ प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या पुलिस की इंटेलिजेंस हो, सारे के सारे एक ही बात कह रहे हैं, एक ही जगह उनकी नजर है, वो है मालेगांव शहर। क्यों मालेगांव शहर याद आ रहा है? मालेगांव शहर क्यों याद आ रहा है? बम ब्लास्ट हुआ तब याद नहीं आया, कहीं कोविड आया तब याद नहीं आया। आज क्यों मालेगांव याद आ रहा है? क्योंकि आज हुकूमत डर चुकी है। मैं जिम्मेदारी की हैसियत से कह रहा हूं, ये बीजेपी की हुकूमत डर चुकी है। मालेगांव के अंदर जब असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर यहाँ पर बल्दिया पर कब्जा करेंगे तो यहाँ पर मालेगांव जो बिछड़ा हुआ है, यहाँ पर रोड नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ काम नहीं हुआ है, वो काम पूरे का पूरा काम होगा इंशाअल्लाह ताला। हर गली गली में काम होगा। मुझे 2014 से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके शहर में भिजा रहे हैं। अगर ये कॉर्पोरेटर्स खुदा ना खास्ता काम नहीं किया तो मैं जिम्मेदारी के हैसियत से कर रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर कह रहा हूं कि मैं बैरिस्टर साहब को, अगर आप मुझे कहेंगे, मैं वो बैरिस्टर साहब से कहकर हैदराबाद से आपका काम कराऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ये अज़म है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। यहाँ पर लड़ाई जैसे कि मैंने कहा था बीजेपी से है, आरएसएस से है, विश्व हिंदू परिषद से है, तो दूसरी तरफ मजलिस की लड़ाई कांग्रेस से भी है। कांग्रेस कौन सी जमात है? बाबरी मस्जिद शहीद करी, उस वक्त के वजीर आजम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। तो उस वक्त हमको हर कई परेशान किया गया, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। इनके ही नाजायज औलादों को यहाँ पर खरीद कर, करोड़ों रुपए में खरीद कर, आपके बीच में भिजाकर इस्लाम पार्टी बनाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त देने की साजिश की जा रही है। बताओ ये सही है या गलत है? अरे आज मुसलमान नौजवानों को नशे की हालत में परेशान किया जा रहा है। इतनी बड़ी नशे की गोलियां देते हैं कि ऐसे कारनामे हैं इनके कि हमको यहाँ पर कोई काम का नहीं रहता। नौजवान वैसे उनकी हालात कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बीजेपी चाहती है कि हमारे नौजवानों को ख़त्म करे, ये बीजेपी चाहती है हमको परेशान करे। यही अपनी तकरीर को ख़त्म करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग है। मैं हैदराबाद से और मेरे साथियों के साथ हैदराबाद के से आपके हलकों में, आपके शहर में आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजरें यह देखती हैं, लोग कह रहे हैं कि मजलिस 30-40 सीटें जीतेगी। नहीं मेरे भाई, मैं जिम्मेदारी की हैसियत से कह रहा हूं, मालेगांव मेयर के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 50 से ज्यादा सीट मालेगांव शहर से हासिल करेगी इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद आप देखिए कि मालेगांव शहर के अंदर
तरक्याती कामें शुरू होंगे इंशाअल्लाह ताला। बैरिस्टर असद नूही साहब की जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज को पूरे मालेगांव के अंदर रखेंगे, हैदराबाद के अंदर। और एक पॉलिसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है, वो कारनामा ये है कि फिल्टर का पानी सालारे मिल्लत वाटर प्लांट जो असद साहब अकबर साहब के वालिद के नाम से जगह जगह पर वहां पर हुकूमत से लड़कर फिल्टर वाटर प्लांट जो कायम किया है उसमें 1 रुपए के अंदर 10 लीटर पानी आप वहां से ले सकते हैं। वो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला मेयर बनने के बाद मालेगांव शहर के अंदर कोने कोने में चप्पा चप्पा वो वाटर प्लांट डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। यही अज़म लेकर मैं आपसे रुखसत होता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।